पाइपेरासिलिन इज़ एन एंटी सूडोमोनॉल, यानी ये सूडोमोनास बैक्टीरिया के अगेंस्ट बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। पेनिसिलिन है एंड इट इज़ एन एंटी बैक्टीरियल एजेंट, और एंटी बैक्टीरियल में भी ये बैक्टीरिसिडल है। अब ये करेगी क्या? इट इज़ गोइंग टू इंटरफेयर विद द सेल वॉल सिंथेसिस ऑफ बैक्टीरिया। सो जब सेल वॉल ही फॉल्टी बनेगी तो बैक्टीरिया जो है वो बर्स्ट कर जाएगा। सो हम कह सकते हैं इट इज़ अ बैक्टीरिसिडल। तो अगर बैक्टीरियल सेल वॉल सिंथेसिस की बात करें तो सेल वॉल सिंथेसिस में दो प्रोसेसेस हैं। सबसे पहले पॉलीमराइजेशन और दूसरा प्रोसेस क्रॉस लिंकेज का। जो पॉलीमराइजेशन का प्रोसेस है वो बैक्टीरिया के एंजाइम जिन्हें हम ट्रांस ग्लाइकोसाइलेसिस कहते हैं वो कैरी आउट करते हैं, और क्रॉस लिंकेज का प्रोसेस ट्रांस पेप्टिडेजेस कैरी आउट करते हैं। सो अगर इन दोनों प्रोसेसेस में कोई ना कोई गड़बड़ हो जाएगी तो उसकी वजह से सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिट हो जाइगी और जो बैक्टीरिया है वो सर्वाइव नहीं कर सकता। सो जो चीज़ ट्रांस ग्लाइकोसाइलेसिस को इनहिबिट करेगी दिस इज गोइंग टू बी वैंकोमाइसिन, और जो चीज़ ट्रांसपेप्टिडेजेस को इनहिबिट करेगी दे आर बीटा लैक्टेम कंटेनिंग एंटीबायोटिक्स, जिसकी वजह से सेल वॉल सिंथेसिस जो है वो इनहिबिट हो जाएगी। सो अगर आप बैक्टीरिया के सेल वॉल के स्ट्रक्चर को देखें तो उसमें एन एसिटाइल म्यूरामेरिक एसिड होगा और इसके साथ एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन अटैच है। एन एसिटाइल म्यूरामेरिक एसिड के साथ डिफरेंट अमाइनो एसिड्स अटैच है, फॉर एग्जांपल एल एलानिन, देन वी हैव डी ग्लूटामेट, उसके बाद एल लाइसिन, and then we have D-alanine and again D-alanine। अब जो L-lysine है इसके साथ 5 ग्लाइसिन मॉलिक्यूल्स अटैच्ड हैं। बिल्कुल इसी स्ट्रक्चर की तरह हमारे पास एक और सेम स्ट्रक्चर भी है। इस स्ट्रक्चर में भी एन एसिटाइल म्यूरामेरिक एसिड के साथ एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन अटैच है। देन वी हैव L-alanine, D-glutamate, then L-lysine, then D-alanine and again D-alanine, और L-lysine के साथ again 5 जो है वो ग्लाइसिन मॉलिक्यूल्स अटैच है। अब जो ट्रांस ग्लाइकोसाइलेसिस होती है उन्होंने क्या करा होता है पॉलीमराइजेशन, और जो पॉलीमराइजेशन है वो एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन और एन एसिटाइल म्यूरामेरिक एसिड के बीच में बॉन्ड बनेगा, और इस बॉन्ड बनने में जो चीज़ रिलीज होगी दैट इज LCP विच इज़ अ लिपिड कैरियर बैक्टोप्रिनोल। सो इस प्रोसेस को जो चीज़ इनहिबिट करेगी दैट इज वैंकोमाइसिन। और अगर क्रॉस लिंकेज की बात करें तो क्रॉस लिंकेज जो ग्लाइसिन का मॉलिक्यूल है और जो लाइसिन का मॉलिक्यूल है इन दोनों के बीच में बॉन्ड बन जाएगा, दिस इज क्रॉस लिंकेज। और क्रॉस लिंकेज जो करवाएंगे वो ट्रांस पेप्टिडेज होंगे। अब जो बीटा लैक्टेम कंटेनिंग एंटीबायोटिक्स होंगी वो इस बॉन्ड फॉर्मेशन को प्रिवेंट करेंगी। सो अगर बीटा लैक्टेम रिंग कंटेनिंग एंटीबायोटिक्स की बात करें, ये वो एंटीबायोटिक्स है जिनके अंदर बीटा लैक्टेम का रिंग होता है और ये क्रॉस लिंकेज को प्रिवेंट करती हैं। अब बैक्टीरिया में भी कुछ एंजाइम्स है जिन्हें हम कहते हैं बीटा लैक्टिमेजेस। ये बीटा लैक्टिमेजेस क्या करते हैं, इन बीटा लैक्टेम कंटेनिंग एंटीबायोटिक्स के एक्शन को रेजिस्ट करते हैं। सो इस बीटा कंटेनिंग एंटीबायोटिक्स के साथ साथ हम कुछ और ड्रग्स देंगे जो कि इन बीटा लैक्टिमेजेस को रेजिस्ट करेंगी ताकि हमारी जो एंटीबायोटिक्स हैं वो सही तरह काम कर सकें। सो अगर स्पेसिफिकली पाइपेरासिलिन के मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करें तो इसने ट्रांस पेप्टिडेजेस एंजाइम को जाकर ब्लॉक कर दिया जिन्होंने नॉर्मली क्रॉस लिंकेज करवानी थी पेप्टिडोग्लाइकन के मॉलिक्यूल्स के बीच में। सो जब क्रॉस लिंकिंग सही तरह नहीं होगी तो उसकी वजह से फॉल्टी सेल वॉल बनेगी जिसकी वजह से बैक्टीरिया जो है वो बर्स्ट कर जाएगा, और हम कह सकते हैं कि पाइपेरासिलिन इज अ बैक्टीरिसिडल एजेंट। फार्माकोकाइनेटिक्स की बात करें तो जो पाइपेरासिलिन है वो आईवी भी दे सकते हैं, इन्फ्यूजन की फॉर्म में भी दे सकते हैं। सारे बॉडी फ्लूइड्स में पास करेगी और यूरिन में इसकी एक्सक्रीशन होगी विच इज़ ब्लॉक बाय द प्रोबेनिसिड। और ये प्रोबेनिसिड क्या है, दिस इज़ अ यूरिकोसुरिक एजेंट। Now the piperacillin is inactivated by the bacterial beta lactamases enzyme, इसीलिए हम piperacillin को टेजोबैक्टम के साथ मिलाकर यूज़ करते हैं। क्लिनिकल यूज़ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियल इन्फेक्शंस के अगेंस्ट यूज़ कर सकते हैं और सूडोमोनल इन्फेक्शंस के अगेंस्ट यूज़ कर सकते हैं। इट इज़ गिवन विद टेजोबैक्टम विच इनहिबिट्स the beta lactamases enzyme of the bacteria. Now the piperacillin is ineffective against Staphylococcus and it is also ineffective against Streptococcus. अब Staphylococcus ने क्या किया है, इनके पास बीटा लैक्टिमेजेस एंजाइम्स हैं, और Streptococcus ने क्या किया है, Streptococcus के साथ जो बीटा लैक्टेम कंटेनिंग एंटीबायोटिक्स है फॉर एग्जांपल पाइपेरासिलिन वो सही तरह से बाइंड नहीं कर सकती क्योंकि जो Streptococcus के ट्रांसपेप्टिडेज एंजाइम है उनके अंदर म्यूटेशन है।
टॉक्सिसिटी, साइड इफेक्ट्स सारी ही पेनिसिलिन्स वाले हैं। फॉर एग्जांपल हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस, रैशेस, अर्टिकेरिया, एंजियोडीमा, फीवर, आर्थ्रेल्जिया, एनाफाइलैक्सिस, जीआईटी डिस्टर्बेंसेस और उसके अलावा सूडो मेम्ब्रेनस कोलाइटिस, वेरी इंपॉर्टेंट, बाय पैरासिलिन की वजह से सूडो मेम्ब्रेनस कोलाइटिस हो सकता है। अगर सारी एंटीबायोटिक्स को समराइज करें जो कि बैक्टीरियल सेल वॉल से रिलेटेड है तो उसमें कुछ ना कुछ ग्रुप्स बन सकते हैं, जिसमें पहला ग्रुप है पेनिसिलिन्स का, सेकंड ग्रुप है सेफलोस्पोरेंस का, थर्ड ग्रुप है बीटा लैक्टेम्स का विच आर अदर देन पेनिसिलिन्स, जिसमें मोनोबैक्टाम और कार्बापेनम्स आ सकते हैं। एंड देन वी हैव सम मेम्ब्रेन एक्टिव एजेंट्स जिसमें ग्लाइकोपेप्टाइड्स आ सकते हैं, पेप्टाइड्स आ सकते हैं, लाइपोपेप्टाइड्स आ सकते हैं और एंटी मेटाबोलाइट्स आ सकते हैं। सो अगर सबसे पहले पेनिसिलिन्स की बात करें तो पेनिसिलिन्स हमारे पास वेरी नैरो, नैरो और वाइड स्पेक्ट्रम में है। उसके अलावा जो बैक्टीरिया है उसके पास एंजाइम होता है पेनिसिलिनेज। ये पेनिसिलिनेज क्या करता है कि जो कि पेनिसिलिन्स हैं इन्हें रेजिस्ट करता है। सो कुछ पेनिसिलिन्स हैं विच आर पेनिसिलिनेज रेजिस्टेंट और कुछ पेनिसिलिन्स हैं जो कि पेनिसिलिनेज सस्पेक्टेबल हैं। तो अगर सारी पेनिसिलिन्स को देखें तो उसमें सबसे पहले वेरी नैरो स्पेक्ट्रम पेनिसिलिन्स आती है जिसमें मैथासिलिन, नेफासिलिन, ऑक्सासिलिन, दीज आर पेनिसिलिनेज रेजिस्टेंट। उसके अलावा कुछ नैरो स्पेक्ट्रम पेनिसिलिनेज है जिसमें पेनिसिलिन जी, जिसे बेंजाइल पेनिसिलिन्स, और पेनिसिलिन वी, ये दोनों जो है ये नैरो स्पेक्ट्रम पेनिसिलिन्स हैं। दीज आर पेनिसिलिनेज सस्पेक्टेबल पेनिसिलिन्स। उसके अलावा कुछ वाइड रेंज पेनिसिलिन्स है, उसमें एम्पिसिलिन, एमॉक्सिसिलिन, पाइपरसिलिन और टाइग्रासिलिन आते हैं। दीज आर पेनिसिलिनेज सस्पेक्टेबल पेनिसिलिन्स। उसके अलावा कुछ सेफलोस्पोरिन्स आती हैं। तो अगर सेफलोस्पोरिन्स को देखें तो इसकी जनरेशन है, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड और फोर्थ जनरेशन। जो फर्स्ट जनरेशन है वो नैरो स्पेक्ट्रम के साथ है, बाकी जितनी जनरेशन है वो वाइड स्पेक्ट्रम के साथ है। सो अगर फर्स्ट जनरेशन सेफलोस्पोरिन देखें विच आर विद अ नैरो स्पेक्ट्रम तो उसमें सेफाजोलिन और सेफालेक्सिन है। अगर सेकंड जनरेशन सेफलोस्पोरिन देखें तो उसमें सेफाक्लोर, सेफ्यूरोक्सिम, सेफ्रोजेल्स, सेफॉक्सिटिन, सेफोटीटन और सेफामेंडोल आएंगी। दीज आर सेकंड जनरेशन सेफलोस्पोरिन्स विद अ वाइडर स्पेक्ट्रम। उसके अलावा थर्ड जनरेशन सेफलोस्पोरिन देखें तो उसमें आ सकती हैं सेफ्टेजिडाइम, सेफोपैराजोन, सेफोटैक्सीम, सेफिक्सीम, सेफ्ट्राइएक्सोन, सेफ्टाइजोक्साइम, सेफपोडोक्साइम, सेफडाइनियल, सेफडाइटोरेन, पाइवॉक्सिटिल, उसके बाद सेफ्टिब्यूटिन। दीज आर थर्ड जनरेशन सेफलोस्पोरिन विद द वाइड स्पेक्ट्रम। उसके अलावा जो फोर्थ जनरेशन सेफलोस्पोरिन है उसमें सेफिपाइम और सेफ्टेरोलिन आएंगी। दीज टू ड्रग्स हैव ऑल्सो वाइड स्पेक्ट्रम। इसके अलावा अगर कुछ और एंटीबायोटिक्स की बात करें तो हमारे पास एक क्लास है विच इज़ बीटा लैक्टेम कंटेनिंग अदर एंटीबायोटिक्स। सो ये बीटा लैक्टेम रिंग कंटेनिंग में मोनोबैक्टम भी हो सकते हैं और कार्बा पैनम्स भी हो सकती हैं। सो अगर मोनोबैक्टम्स की बात करें तो उसमें एस्टियोनाम आएगा, और अगर बीटा लैक्टेम रिंग कंटेनिंग कार्बापेनम्स की बात करें तो उसमें एमीपैनम, डोरीपैनम, अल्ट्रापैनम और मीरोपैनम आ सकती हैं। इसके अलावा कुछ और मेम्ब्रेन एक्टिव एजेंट्स हैं। सो मेम्ब्रेन एक्टिव एजेंट्स में जो पहला ग्रुप है वो ग्लाइकोपेप्टाइड्स का है, जिसमें वैंकोमाइसिन, टिकोप्लानिन, टेल्वावेंसिन, डाल्बावेंसिन और ओरिटावेंसिन आ सकती हैं। ये सारी ग्लाइकोपेप्टाइड्स हैं। सो ग्लाइकोपेप्टाइड्स के बाद जो दूसरा ग्रुप है उसमें बेसिट्रेसिन आएगा, दिस इज ओनली अ पेप्टाइड। उसके बाद तीसरा ग्रुप है जिसे हम कहेंगे एंटी मेटाबोलाइट्स इनहिबिटर्स, जिसमें फॉस्फोमाइसिन और साइक्लोसिडीन आएगी, दीज आर एंटी मेटाबोलाइट इनहिबिटर्स। उसके अलावा एक और फाइनल ग्रुप है जिसे हम कहेंगे लाइपोपेप्टाइड और उसमें डेप्टोमाइसिन आएगी। सो डेप्टोमाइसिन इज अ लाइपोपेप्टाइड।